2025 में इंडियन सिनेमा खून के आंसू रो रहा है। आधा साल बीत चुका है लेकिन न साउथ के पहरेदार न ही बॉलीवुड के ठेकेदार अब तक 1000 करोड़ की फिल्म दे पाए हैं। छावा को छोड़ के डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर कोई माई का लाल 1000 करोड़ तो बहुत दूर की बात 500 करोड़ भी टच नहीं कर पाया है। कूली एंड वॉर 2 से पब्लिक एंड मेकर्स दोनों को उम्मीद थी कि ये फिल्म नहीं भी तो 600 से 700 करोड़ का कलेक्शन तो करके जाएगी, लेकिन दोनों ही फिल्मों के मेकर्स ने जो 2 कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल ना करके 2 टांगों के बीच में है उसका इस्तेमाल किया और एक दूसरे के लेने के चक्कर में 500 करोड़ का टैग नहीं ले पाए। अब 2023 की बात करें तो उस साल पे 4 फिल्में जवान, पठान, जानवर, अरे एनिमल एंड गदर 2 ने इंडिया नेट में 500 करोड़ का मैजिकल नंबर एटलीस्ट टच तो किया था। 2024 में पुष्पा 2 ने तो सीधा 836 डोमेस्टिक मार्केट से छापे थे। इसके अलावा स्त्री 2 जैसी फिल्म ने भी बॉलीवुड से 627 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अभी 2025 की टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म 500 करोड़ टच कर पाई है और दूसरी 300 करोड़। और इन फिल्मों के अलावा कोई भी फिल्म डोमेस्टिक मार्केट में 300 करोड़ का नंबर भी नहीं टच कर पा रही है। और मजे की बात तो ये रही है कि किसी भी प्रोड्यूसर के बच्चे खाए जाने वाले इन सुपरस्टार्स की फिल्में टॉप 3 में अब तक अपनी जगह नहीं बना पाई है। तो आइए बात करते हैं उन फिल्मों की जो 2025 में टॉप 10 में अपनी जगह बना पाए। मतलब आप इमेजिन करो कि ऐसी फिल्म जिसमें कोई सुपरस्टार हो, ऊपर से वो एक हिस्टोरिकल फिल्म है जिसे करने से स्टार्स भी डरते हैं क्योंकि अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हुई तो अंजाम अधिपुरुष होता है। और फिल्म का डायरेक्टर ऐसा है जिसने इससे पहले सिर्फ और सिर्फ लव, रोमांस और लौंडियाबाजी वाली फिल्में करी। तो इसीलिए हमारे ही कम्युनिटी के कुछ नारायण भक्त उस डायरेक्टर को इस लायक भी नहीं समझते थे और कहते थे कि ये दुराचारी इंसान तो छत्रपति संभाजी महाराज का नाम भी अपने बदबूदार मुंह से लेने लायक नहीं है, ये उनके ऊपर फिल्म कैसे बना सकता है। पक्का इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी और ये फिल्म संभाजी महाराज का अपमान करेगी। ऊपर से मेकर्स ने फिल्म की डेट भी 14 फरवरी चूज की थी। मुझे भी लगा था कि 6 दिसंबर का पुष्पा 2 के क्लैश से बचना छावा के लिए एक बहुत ही सही डिसीजन था, लेकिन 14 फरवरी जब हमारी गेंडू जनरेशन ओयो कक्ष में लेने देने में लगी होती है तो वो काम रस को त्याग कर वीर रस का आनंद लेने के लिए थिएटर थोड़ी ना आने वाली है। ऊपर से फरवरी के महीने में ऑलरेडी गंदी गेंड, रवि कुमार, आमिर के लंबे लड़के की लव्यापा, नागा चैतन्य की ठंडेल जैसी फिल्में थिएटर में लगी हुई थी। ऐसे में बिल्कुल ही अपोजिट सर्कमस्टेंसेस में छावा जैसी फिल्म आती है जो पहले दिन पर ही इंडिया नेट में 31 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 47 करोड़ से एंट्री लेती है। बट धीरे धीरे यह हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म सिर्फ एक वीक में 219 एंड 25 करोड़ करके देखते ही देखते 10 वीक्स में इंडिया नेट में 601 करोड़ का कलेक्शन करके फरवरी जैसे रोमांटिक महीने में थिएटर में पूरा इंडिया नमः पार्वती पते हर हर महादेव कह रहा होता है। फिल्म के विजुअल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय अक्षय खन्ना, विनीत कुमार सिंह, आशुतोष राणा को काफी अप्रिसिएशन मिलती है और छावा में विकी कौशल के परफॉर्मेंस को उनका करियर बेस्ड परफॉर्मेंस तक माना जाता है। अब देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा कहीं ना कहीं सभी ने सुनी होती है, लेकिन उन्हीं के बेटे छावा की स्टोरी महाराष्ट्र के बाहर लोगों तक ठीक से पहुंची नहीं होती। लेकिन जब बिग स्क्रीन पे लोग विकी कौशल को दहाड़ते हुए देखते हैं तो सभी को लगता है कि सच में कोई शेर का बच्चा ही रहा होगा जिसने करेज, विजडम, अनडिफेटेबल वॉरफेयर स्ट्रेटजीज के बदौलत अपने पूरे जीवन काल में 120 युद्ध लड़े होते हैं और उस टाइम का सबसे बड़ा बादशाह औरंगजेब को भी 27 टाइम्स हराया होता है। इसके बावजूद कैसे अपने लोगों पे अंधा भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये फिल्म विश्वास, दोस्ती, विश्वासघात, धर्म, साहस, मौत के सामने खड़े होकर जिंदगी की भीख मांगने के बजाय ठहाके लगा देना और धर्म छोड़ने से इनकार कर देना, ये बातें ऑडियंस को अंदर से झकझोर के रख देती है। फिल्म के क्लाइमेक्स का वो रील वाला टॉर्चर जो कि रियल के 40 डेज के टॉर्चर से बहुत कम होता है, ऊपर से कवि कलश की मित्रता और आग जैसे डायलॉग्स लाइक मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार, या फिर तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। ये डायलॉग्स एक्सेट्रा ने लोगों को थिएटर में रुलाया भी और साहस से भर दिया। अब देखो, इस फिल्म के सारे एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन मूवी की सक्सेस सिर्फ स्टार पावर की वजह से नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हमेशा ही कंटेंट और एग्जीक्यूशन के बदौलत ज्यादा चल पाती है। और इसलिए छावा की वर्ड ऑफ माउथ इतनी पॉजिटिव होती है कि 130 करोड़ के बजट में बनी है फिल्म वर्ल्ड वाइड 809 करोड़ का नंबर पोस्ट करके बता देती है कि सिनेमा के लिए ऑडियंस की प्रेफरेंसेस अब काफी बदल चुकी है और अब वो सिर्फ स्टार, बिग बैनर्स की फिल्में देखने नहीं आती। अब देखो, नंबर 1 पे अगर एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसने साल के पहले क्वार्टर में ही बवाल काट दिया हो तो सेकंड पे किस तरह की फिल्म होनी चाहिए? वैसे ही कोई लक्ष्य, स्वदेश टाइप पैट्रियोटिक फिल्म, लेकिन नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड नंबर पे जगह बनाती है एक बिल्कुल ही उल्टी फिल्म सैयारा, जो कि इंडिया नेट में अब तक 331 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड 561 करोड़ का कलेक्शन करके सिनेमा के पंडित के लिए एकदम बिल्कुल ही वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए टाइप काम करती है और कहती है कि सालों अब प्रिडिक्ट करके दिखाओ कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं। अब बोल
मतलब एक तरफ गजनी की लड़की जिसे बाली उम्र में अल्जाइमर हो गया हो, दूसरी तरफ रॉक स्टार वाला रणवीर कपूर का लड़का क्रिस कपूर। मतलब हो गया ना मल्टीवर्स का भांग भरोसा। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेकर आती है 18 जुलाई को आहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा, जिससे डरकर विमल देव को भी अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की डेट खिसकानी पड़ती है। आमिर की गलतियों से सीख लेते हुए मेकर्स ना कोई प्रमोशन करते हैं और इन डेब्यू करने वाले 2 नए कलाकारों को भी सोशल मीडिया पे फालतू का फुटेज खाने से मना किया जाता है। खाली छोड़ी पटाने वाले जेनजी जनरेशन अपनी गेंजी फाड़ने लगते हैं थिएटर्स में, और यही दर्शक थिएटर में अपने करंट लवर के साथ बैठ के अपने एक्स के लिए टेसुए बहा के भी निकलती है। इसकी माँ का भोला चेहरा। देखो इस तरह की क्रिंज हरकतों को साइड में रखकर अगर बात करें फिल्म की, तो ये फिल्म न्यू जनरेशन में आशिकी तेरे नाम वगैरह टाइप की क्रेज तो क्रिएट कर पाती है। और डायरेक्टर मोहित सूरी जो कि फेमस है छापने, मेरा मतलब मोहित सूरी अपने सिग्नेचर स्टाइल के लिए फेमस है, उन्होंने इस फिल्म में भी इमोशनल इंटेंसिटी एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक सनीमा है, नहीं रमाधीर सिंह वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक सनीमा है रोमांटिक फिल्में हमेशा वर्क करेंगी, बस उसका साउंड ट्रैक सही हो, स्टोरी में दम हो, और सबसे बड़ी बात रोमांटिक फिल्म के साथ स्टार कास्ट यंग हो, ना कि 50-60 साल के बुढ़े लोग अपनी बेटी की उम्र वाली लड़की के साथ नहीं हो लगता दिल तेरे बिना ये करते दिखे। ऊपर से वायर ऐप का भाई रोमांस के जॉनर में तो अपना ही ट्रेडमार्क रहा है, जैसे कि वीर जरा, डीडीएलजे, मोहब्बते, जब तक के जान, रब ने बना दी जोड़ी वगैरह वगैरह। और भाई जरूरी नहीं है कि अगर आपको पनीर बटर मसाला पसंद आए तो सामने वालों को भी वही पसंद आए। हो सकता है कि उसकी चॉइस स्टीम मोमो से शुरू होकर वोल्केनो पिज्जा पे खत्म हो रही हो। और जेनजी जनरेशन के लिए आमिर खान ने भी यही बात कही। I think younger audiences, for example, are loving Saiyaara, which is a big hit. तो हर एज ग्रुप का अपना एक टेस्ट होता है। एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं चाहता हूँ कि मैं हर किस्म की फिल्म बना सकूँ, जेनजी के लिए भी बना सकूँ, यंगर जनरेशन के लिए भी बना सकूँ, और भी लोगों के लिए बना सकूँ, अलग अलग टॉपिक्स चुनूँ। और इसी वर्ड ऑफ माउथ इंस्टाग्राम की हुतियापे ने सबको एक्साइटेड तो कर दिया। लोग इंस्टा पे इस फिल्म को गरिया के मुंह छुपा छुपा के ये फिल्म देखने गए, और इस फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड पे इंडिया नेट में 172 करोड़ का कलेक्शन किया, 5 वीक्स में अराउंड 326 करोड़ का, जो कि इस साल के बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में भी करने में फेल हो गई, जैसे कि सलमान की सिकंदर, शाहिद की देवा, कंगना की इमरजेंसी, ग्राउंड जीरो, ठग लाइफ एक्सेट्रा। इसलिए सुभाष घई भी बॉलीवुड को नसीहत देते हुए कह दिए कि सैयारा की सक्सेस से हमें सीखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ स्टार पावर से फिल्में नहीं चलती, बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टोरीज, गुड डायरेक्शन, चार्ट बस्टर म्यूजिक, ये चीजें अक्सर स्टार पावर को भी डोमिनेट कर ही जाती हैं। फिल्म में बिल्कुल ही नए स्टार्स को लेने के बावजूद इन्होंने होमवर्क तो पूरी करी थी, फिर चाहे वो अवनीत के आई एक्सप्रेशंस हो, इमोशनल रेंज हो, कंफ्यूजन, एक्सेप्टेंस, हेल्पलेसनेस, या फिर आहान पांडे का इगोइस्टिक, इमोशनली अनस्टेबल एंड शॉर्ट टेम्पर नेचर, और अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड पियक्कड़ बाप की औलाद होना क्या होता है उसे बहुत ही बारीकी से पोर्ट्रे करना, ये सारी चीजें फिल्म के सक्सेसफुल होने की एक बहुत बड़ी रीजन बनी, और इसीलिए फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 561 करोड़ का कलेक्शन किया। और सैयारा को क्रिंज कहने वालों को बता दूं कि भैया 5 साल के बाद फिर से इंडिया में टिकटॉक वापस आ रहा है, तो सबकी फीड की मैया पुतने वाली है। खैर इंडिया नेट के अकॉर्डिंग नंबर 3 पे जिस फिल्म ने ऑलमोस्ट फ्लॉप होने के बाद भी जगह बना ही ली, जिसे कभी हमने नंबर 1 पे सोचा था, वो है लोकी एंड रजनी सर की कूली। देखो कूली से लोगों को उतनी ही एक्सपेक्टेशन थी जितनी इंडिया में कई लोगों को ट्रम्प चीचा से। साले मंदिर बनाए घूम रहे थे, लेकिन अगस्त के महीने में दोनों ने ही अपने अपने फैंस के एक्सपेक्टेशंस पे मूड दिया। मतलब 450 करोड़ की बजट, इंडिया की हर टॉप इंडस्ट्री से स्टार, लाइक तमिल से खुद रजनीकांत, तेलुगु से नागा अर्जुना, मलयालम से सोबिन एंड कन्नड़ा से उपेंद्र, और इन सबको डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर लोकी, जिसने मास्टर कैथी विक्रम जैसे फिल्म दी। इसलिए फिल्म इंडिया नेट में 65 करोड़ से एंट्री लेती है, जो कि तमिल सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी एंट्री होती है। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये फिल्म ऐसी फिसलती है कि 10 दिन के भीतर ही फिल्म का कलेक्शन 5-6 करोड़ पे चला जाता है। मेकर्स कोर्ट पहुंच जाते हैं, सेंसर बोर्ड पे केस ठोक देते हैं और कहते हैं कि हमारी फिल्म का एक्शन KGF 20 जैसा था, इन्होंने जानबूझकर हमें A सर्टिफिकेट दिया। खैर इंडिया नेट में फिल्म 239 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड 404 करोड़ का अर्निंग करके सुपर हिट ना सही बट हिट की कैटेगरी में तो आ ही जाती है, क्योंकि अराउंड 250 करोड़ का कलेक्शन कूली वालों ने तो डिफरेंट राइट्स बेच के कर ही लिए होते हैं। नंबर 4 पे जो फिल्म है ना, वो एक मेन स्ट्रीम फिल्म होती ही नहीं, बल्कि वो तो एक ऐसी फिल्म होती है जिस इंडस्ट्री को ही मेकर्स काफी सालों पहले भूल चुके होते हैं। जी हाँ, मैं एनिमेशन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो देखो इंडिया में एनिमेशन इंडस्ट्री को हमेशा से चिल्ड्रंस ओनली का टैग मिला होता है, तो आपके पेरेंट्स कहने लग जाते हैं कि छी क्या कर रहा है, इतना बड़ा हो गया और तू बैठ के कार्टून देख रहा है। इसलिए इतने सालों में एनिमेशन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बच्चों के टाइप का कंटेंट ही बनाते आ रही है, जैसे कि छोटा भीम, मोटू पतलू। मूवीज में बात करूं तो जो मुझे याद है वो थी हनुमान, बाल गणेश एक्सेट्रा। लेकिन इसी नोशन को 2014 में महाअवतार नरसिम्हा ने तोड़ दिया, जो कि एक एनिमेटेड फिल्म होने के बावजूद थिएटर में लगी, और मूवी अचीव्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ ओवर 107 करोड़ इन जस्ट 16 डेज एंड बिकमिंग द 8th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म ऑफ 2025। और इसने भाई 16 डेज में ही अक्की की केसरी 2 और सनी देओल की जाट के लाइफ टाइम कलेक्शन को यूं ही क्रश कर दिया होता है। क्योंकि अनलाइक अदर फिल्म इसने सिर्फ बच्चों के लिए
लिए नहीं बल्कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ह्यूमन इमोशन वेल रिसर्च स्क्रिप्चर पे बेस्ड स्क्रिप्ट के साथ आती है और सिर्फ 30 डेज में यह फिल्म इंडिया नेट में 220 करोड़ का कलेक्शन करती है एंड वर्ल्ड वाइड 288 करोड़ का। मतलब फिल्म अगर सिर्फ 18 करोड़ और कमाए तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर देगी और इसी के साथ ये फिल्म एक एंटायर यूनिवर्स नोन एज महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव भी रख देती है। और खुद महाअवतार नरसिम्हा के डायरेक्टर अश्विन कुमार ने कंफर्म किया है कि वो आने वाले दिनों में नारायण के 24 अवतार की पूरी कहानी हमें दिखाएंगे। और देखा जाए तो कलेक्शन वाइज महाअवतार नरसिम्हा इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है जो कि वर्ल्ड वाइड अपने बजट से 20 टाइम्स का कलेक्शन कर चुकी है। हाँ भाई, मतलब 20 गुना ज्यादा। नंबर 5 पे फिर से वो फिल्म अपनी जगह बनाती है जिसे इस साल की मच एंटिसिपेटेड फिल्म बताया जा रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ IRF यूनिवर्स की शान, स्पाई यूनिवर्स की बैकबोन कहे जाने वाली वॉर सीरीज की दूसरी किस्त वॉर 2 की। मतलब क्या ही एक्सपेक्टेशंस लेकर गई थी ऑडियंस थिएटर। इस फिल्म में भी कहने के लिए वो सब कुछ था जो कि एक हिट फिल्म में होना चाहिए। साउथ एंड नॉर्थ के बिग सुपरस्टार्स थे भाई, बिग बैनर की फिल्म थी। ऐसा कहा जाता है कि सीक्वल्स फिल्मों को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वॉर जैसी फिल्म की सीक्वल थी जिसने 2019 में अपने फर्स्ट वीकेंड पे 200 करोड़ का नंबर अचीव किया था। और ऐसा करने वाली ये 2019 की पहली बॉलीवुड फिल्म बनी थी। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 475 करोड़ का अनटचेबल नंबर पोस्ट किया था। लेकिन वॉर 2 का आए 10 दिन हो चुके हैं। फिल्म ने 10 दिनों में कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 210.19 करोड़ का कलेक्शन किया है। और इसी यूनिवर्स में पठान के असिस्टेंट डायरेक्टर राजवीर असर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे घटिया फिल्म है। आई मीन देख रहे हो ना विनोद, कैसे फ्लॉप फिल्म होने के बावजूद, आधे से ज्यादा साल बीत जाने के बावजूद टॉप 10 में ये फिल्म अपनी जगह बना ले रही है। गजब बेइज्जती है। नंबर 6 पे आती है एक और फ्रेंचाइज फिल्म जिसे खींच खाच के मेकर्स मिल्किंग करते करते ऑडियंस के पास उसकी 5th पार्ट लेके आ जाते हैं, वो भी दो क्लाइमेक्स के साथ। सही पकड़े हैं, हाउसफुल 5 की ही बात कर रहा था। इस फिल्म को बिल्कुल ही मिक्स्ड रिस्पांस मिलता है। फिल्म की बजट भी काफी तगड़ी होती है, अराउंड 225 करोड़। स्टार कास्ट को तो जैसे भाजी मार्केट से उठा के लाया गया होता है। लेकिन ये फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइज के फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करती और वही पुरानी स्लैपस्टिक कॉमेडी एंड मैडकैप स्टोरी टेलिंग के साथ आती है। इतने टाइम बाद अक्षय कुमार के कॉमिक टाइमिंग को भी अप्रिशिएट किया जाता है। मर्डर मिस्ट्री का प्लॉट, उसमें ह्यूमर का तड़का काफी लोगों को पसंद आता है। लेकिन इस फिल्म के राइटर लोग स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी राइटिंग को टॉयलेट की सीट समझ लेते हैं। डबल विनिंग वल्गर जोक्स की वजह से भी फिल्म को ट्रोल किया जाता है। डायरेक्शन भी कुछ खास नहीं होती। मतलब हाउसफुल 5 सुबह की बच्ची वही दाल होती है जिसमें फिर से हाउसफुल का मसाला मिला के ऑडियंस को सर्व कर दिया जाता है, जिससे ऑडियंस आराम से पकड़ लेती है और कहती है कि सालों इसमें नया क्या था। फिर भी यह फिल्म खींच खाच कर इंडिया नेट में 198 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड 303 करोड़ कमा के एक एवरेज फिल्म बन जाती है। नंबर 7 पे एक और फ्रेंचाइज फिल्म अपनी जगह बनाती है, मलयालम सिनेमा की L2 इम्पूरन, जो कि इतनी पुरानी मलयालम सिनेमा की अब तक की हाईएस्ट ओपनिंग डे ग्रॉसर वाली फिल्म होती है, जो डे 1 में वर्ल्ड वाइड 65 करोड़ का कलेक्शन करती है। सेंसर वाले इस फिल्म पर 24 बार कैची चला चुके होते हैं और 24 कट्स लगा चुके होते हैं। फिर भी 16 डेज में फिल्म ग्लोबली 262 करोड़ तो इंडिया नेट पे 103 करोड़ का कलेक्शन करती है। मतलब फिल्म का मेजर कलेक्शन ओवरसीज से ही आता है। और 20-30 करोड़ में ब्लॉकबस्टर देने वाली मॉलीवुड की इस फिल्म के बजट 165 करोड़ होती है। देखो, इस फिल्म से भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि इसके प्रीक्वल लूसीफर ने भाई डिलीवर किया होता है। लेकिन इसका सीक्वल किसी अलग ही रास्ते पे निकल जाता है। कहीं ना कहीं ऑडियंस जो लूसीफर की स्टोरी देखने गई होती है उनके साथ स्कैम हो जाता है। और मॉलीवुड जो अपनी स्टोरीज के लिए जानी जाती है, वहां पे लूसीफर 2 की पुअर स्क्रिप्ट राइटिंग, स्लो पेसिंग एंड एक्सेसिव लेंथ की वजह से काफी सारे ऑडियंस को डिसअपॉइंट भी करती है। और यही रीजन होता है कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 268 करोड़ ही कमा पाती है। अदरवाइज इस फिल्म का क्रेज ऐसा होता है ना कि 500 करोड़ तो यूं ही चुटकियों में ये फिल्म बना लेती। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इस साल सीक्वल्स फिल्म ही टॉप 10 में अपनी जगह बना पाई है, तो नंबर 8 पे भी आती है अजय देवगन की एक और सीक्वल फिल्म रेड 2। रेड 1 के चूहे बिल्ली का खेल, जहां चूहा सीधा बिल्ली के घर में घुस के रेड मारता है। बिल्ली उसे अपने पंजों से डराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो डरता नहीं और जगह जगह खोद डालता है, सब कुछ कुतर देता है। पार्ट 1 के बाद इसके सीक्वल में इस बार अपने चूहे यानी पटनायकवा के सामने उससे भी बड़ा विलन यानी कि दादा भाई रितेश देशमुख होते हैं। उनका टीजर ट्रेलर तो भाई ऐसा होता है कि लगता है कि फिर से कोई बवाल कंटेंट लेकर आ गए अजय देवगन। लेकिन जब ये फिल्म आती है तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट करके चली जाती है। फिल्म के पहले पार्ट में जितना ही सस्पेंस होता है, मतलब प्याज के छिलके की तरह परत दर परत सस्पेंस निकलता है, दूसरा पार्ट बिल्कुल ही पके केले की तरह होता है। बस एक लेयर हटाओ और पूरा सच बाहर आ जाता है। इस प्रेडिक्टेबल स्टोरी, अननेसेसरी सब प्लॉट्स, पुअर सेकंड हाफ की वजह से ये फिल्म एक फेलियर साबित होती है। ओके टाइप फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 242 करोड़ और इंडिया नेट में 179 करोड़ का कलेक्शन करके रेट 2 8 नंबर पे अपनी जगह बना लेती है। नंबर 9 पे आती है वो फिल्म जिसके प्रमोशन का नंगा नाच करते हैं आमिर खान हर पॉडकास्ट इंटरव्यू में दिख जाते हैं। अब समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ सितारे जमी पर की। तो देखो, इस फिल्म की सबसे बढ़िया बात होती है इसके कास्ट, जो कि डाउन सिंड्रोम के विक्टिम्स भोले वाले से लोग होते हैं, जिन्हें आमिर खान अपने साथ काम करने का एक मौका देते हैं। फिल्म कहीं ना कहीं होपफुल एंड इंस्पायरिंग नैरेटिव सेट भी करती है, बट द स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी
राइटिंग सक्स। इसके अलावा इसकी प्रीक्वल तारे जमीन पर की तरह ऑडियंस से इमोशनल कनेक्ट बैठाने में भी ये फिल्म फेल हो जाती है। जैसा कभी तारे जमीन पर के टाइम पे ईशान के पापा नहीं बल्कि वैसे लाखों पेरेंट्स उस फिल्म से कनेक्ट कर पाए थे। आमिर खान का परफॉर्मेंस काफी रोबोटिक ओवर एक्टिंग टाइप लगता है और ये बातें आमिर खान को भी पता होती है, इसीलिए वो इस फिल्म को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा के बाद फ्लॉप नहीं होने देना चाहते क्योंकि यही आमिर की आखिरी उम्मीद होती है। तो इसीलिए इंडिया में ये फिल्म 166 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड 266 करोड़ कमा ही लेती है और ये फिल्म इंडिया नेट के कलेक्शन के अकॉर्डिंग नंबर 9 पे अपनी जगह बना पाती है। नंबर 10 पे आती है अक्षय कुमार की करियर की 8th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म स्काई फोर्स, जिसने डोमेस्टिक मार्केट में 134 करोड़ का कलेक्शन किया होता है, फिर भी फ्लॉप हो जाती है। स्काई फोर्स एक एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म होती है, ऊपर से मैडॉक का स्टैम्प भी होता है, लीड में लंगड़ी मास्टर एंड अक्की होते हैं। तो शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि हाँ फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन करके जाएगी, लेकिन इंडिया में एरियल एक्शन मूवीज को कुछ खास रिस्पॉन्स आज तक मिला नहीं है। ऋतिक की फाइटर और कंगना की तेजस, सॉरी उसके बारे में बात नहीं करना था, लेकिन स्काई फोर्स को थ्रिलिंग एक्शन कॉम्बैट एंड इंटेंस फाइटिंग सीक्वेंसेस के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। अक्षय कुमार वो इमोशनल डेप्थ भी लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी एंड एरियल कोरियोग्राफी एंड विजुअल स्ट्राइकिंग को भी अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म फंसती है अपनी बकवास फर्स्ट हाफ एंड वीक प्रेडिक्टेबल स्टोरी की वजह से। ऊपर से फिल्म के ऊपर कॉर्पोरेट बुकिंग के एलिगेशंस भी लगते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस नाराज हो जाती है। इसलिए फिल्म इंडिया नेट में सिर्फ 134 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है और वर्ल्ड वाइड अराउंड 174 करोड़ का कलेक्शन। वरना फिल्म मुझे पर्सनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना सही, वन टाइम वॉच तो लगी ही थी। तो भाई ये थी टिल अगस्त अब तक की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट। आपने इनमें से कौन सी थिएटर में जाकर एंजॉय करी है जरूर बताना, और किस फिल्म का कलेक्शन और बेटर हो सकता था, किसका नहीं वो भी बताना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।